दोस्तों सबसे पहले आप सबको रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों जब भी इस तरह का कोई हमारा राष्ट्रीय पर्व आता है या फिर संसद की कार्रवाई होती है या कोई देश में बड़ा मामला होता है तो आपको एक नाम हमेशा जरूर सुनने को मिलता होगा। दोस्तों इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज इस सवाल को, इस भ्रम को, इस कंफ्यूजन को आपके दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं और आज हम आपके सामने उस सच्चाई को परोसने जा रहे हैं कि आखिर भारत का पहला प्रधानमंत्री पटेल साहब को क्यों नहीं बनाया गया, नेहरू जी क्यों बन गए और देश को बर्बाद कर दिए। तो दोस्तों इसी मुद्दे पर अगर हम अपनी अगर यही सी बात को रख देते हैं तो आप हम पर विश्वास नहीं करेंगे, सोचेंगे कि ये तो निष्पक्ष है, ये फलाना पार्टी का एजेंट हो सकता है इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो दोस्तों आपके इसी सवाल को हमने अपने लैपटॉप में फीड कर दिया है। आखिर भारत के पहले प्रधानमंत्री पटेल साहब को क्यों नहीं बनाया गया, नेहरू जी क्यों बन गए। इसके लिए दोस्तों आपके लिए हम बहुत ही बढ़िया सा इस सवाल को हम विभिन्न एआई टूल्स में डालेंगे और जिस एआई टूल्स का एक बेहतरीन जवाब होगा, बेहतरीन का मतलब सबका एक ही तरह से होगा, लेकिन इसमें हम देखेंगे जिस एआई टूल का गजब का जवाब होगा, एक बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन होगा, उसी को आपके सामने हम रखते हैं, बड़ा ही बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं। आप वीडियो को अंत तक अगर देख लेंगे तो आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन भरा है, जो एक तरह का कचरा भर दिया गया है, वो साफ हो जाएगा। तो चले हम शुरू करते हैं। का सबसे पहले इन्होंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, आप पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं पॉइंट पर। कह रहे हैं कि यह भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे चर्चित और विवादास्पद प्रश्नों में से एक है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास संगठन और नेताओं का भारी समर्थन था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री कैसे बन गए। तो यहाँ से ये इस घटना को बताना शुरू कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यह पूरी घटना और कारणों का विस्तृत विवरण दिया गया है। चले हम देखते हैं आखिर ये क्या कह रहे हैं। ये पहले पॉइंट में बता रहे हैं कि 1946 का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। दोस्तों ये कह रहे हैं कि 1946 में यह तय हो चुका था कि भारत को जल्द ही आज़ादी मिलने वाली है। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना था। यह पहले से यह स्पष्ट था कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वही भारत की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेगा और स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। आगे दूसरे पॉइंट्स में कह रहे हैं कि कांग्रेस कमेटियों का फैसला क्या हुआ था। दोस्तों गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई, नामांकन की समय सीमा तय की गई। उस समय 15 प्रादेशिक कांग्रेस कमेटियों को अपना उम्मीदवार चुनना था। हैरानी की बात यह है कि 15 में से 12 कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया, बाकी 3 ने किसी का नाम नहीं दिया, यानी वो न्यूट्रल रहे। नेहरू के पक्ष में एक भी कमेटी ने प्रस्ताव नहीं दिया था। तो भाई आखिर नेहरू जी कैसे बन गए भारत के पहले पीएम। यहाँ इन्होंने क्या कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल को निर्विवाद रूप से अध्यक्ष और भावी पीएम बनना चाहिए था। अब क्या कह रहे हैं यहाँ तीसरे पॉइंट्स में, गांधी जी का हस्तक्षेप और पटेल का त्याग क्या था। जब परिणाम सामने आए तो महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने जेपी कृपलानी से कहकर एक नामांकन पत्र तैयार करवाया और उस पर नेहरू का नाम डलवाया, लेकिन इसके बाद भी समर्थन पटेल के पास था। गांधी जी ने सरदार पटेल की तरफ देखा और एक पर्ची या इशारा दी जिसमें उनसे अपना नामांकन वापस लेने का आग्रह किया था। सरदार पटेल गांधी जी का बेहद सम्मान करते थे और उन्हें अपना सर्वोच्च नेता मानते थे। पटेल ने बिना किसी सवाल या विरोध के अपना नामांकन वापस ले लिया। इस प्रकार पंडित नेहरू निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष बने और बाद में प्रधानमंत्री भी। अब दोस्तों असली ट्विस्ट यहाँ पर आता है, जरा देखें गांधी ने नेहरू को आखिर चुना क्यों, ये सवाल सबसे बड़ा है। ये देखते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गांधी जी जानते थे कि बहुमत पटेल के साथ है, फिर भी उन्होंने नेहरू को क्यों चुना। इसके पीछे इतिहासकारों द्वारा कई कारण बताए जाते हैं। यहाँ पर जो पहला कारण इन्होंने दिया है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। गांधी जी का मानना था कि नेहरू की अंग्रेजी शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ यानी ग्लोबल एक्सपोजर पटेल से बेहतर है। आज़ादी के बाद भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए उन्हें यानी गांधी जी को नेहरू ज़्यादा उपयुक्त लगे। दूसरा कारण है दोस्तों यहाँ पर युवा नेतृत्व और समाजवाद। नेहरू उस समय युवाओं के बीच बेहद ही लोकप्रिय थे। उनकी सोच समाजवादी यानी सोशलिस्ट थी, जिसे गांधी जी भविष्य के भारत के लिए जरूरी मानते थे। पटेल को थोड़ा रूढ़िवादी और पूंजीवादी समर्थक माना जाता था।
और दोस्तों इतिहासकारों का अगला मत है कि उम्र और स्वास्थ्य को लेकर नेहरू सरदार पटेल से उम्र में छोटे थे। गांधी जी को लगा कि नेहरू लंबे समय तक देश का नेतृत्व कर पाएंगे, यानी वो लंबे समय तक जीवित रहेंगे, ये गांधी जी को आभास हो गया था। यहाँ पर दोस्तों एक प्रसिद्ध कथन आता है इसके बारे में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस समय कहा था कि गांधी जी ने ग्लैमर्स यानी नेहरू के लिए विश्वसनीय दोस्त यानी पटेल का बलिदान दे दिया। इसका निचोड़ समझते हैं कि आखिर इसका कंक्लूजन क्या निकला, जरा हम समझते हैं। सरदार पटेल का पीएम न बनना उनकी अयोग्यता नहीं बल्कि उनकी महानता और त्याग का प्रतीक था। उन्होंने देश की एकता और पार्टी के अनुशासन के लिए सर्वोच्च पद का त्याग किया। नेहरू ने आधुनिक भारत के संस्थानों जैसे आईआईटी, इसरो आदि और लोकतंत्र की नींव रखी। पटेल ने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में 560 से अधिक रियासतों का एकीकरण कर भारत का नक्शा तैयार किया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा एआई ने इस बड़े और कंट्रोवर्शियल सवाल को कितना सटीक और प्रामाणिक तरीके से आपको बताया।